अनसेंसर्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। मिनी बजट आया है और मैं और अली अब बजट के बजट ही मिलते हैं, तो फिर भी नाना करते भी काफी मुलाकात हो जाती है। बजट आते रहते हैं अब। हाँ अच्छा, तो अली पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये जो मिनी बजट आया है इसमें दूध भी महंगा हो गया, यानी कि इरशाद भट्टी के बच्चों का भी हुकूमत ने ख्याल नहीं किया, और इसमें सोलर पैनल भी महंगे हो गए, यानी कि एनवायरनमेंट का भी ख्याल नहीं किया। लेकिन रियल एस्टेट में अभी भी छूट मिल गई है। तो ये क्या हुकूमत वाले बचपन से गाना सुनते रहे हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना, इनको लगता है कि जो बाहर वाले पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, वो पैसे भेजते हैं प्लॉट खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें। तो वो चाह रहे हैं कि उधर से पैसे आते रहें किसी तरह। तो ये मेन क्राइसिस फॉरेक्स का है, तो इनका ख्याल है कि इस तरफ को। दूसरा फिर आपको ये भी पता है कि मतलब जो प्रॉपर्टियां हैं वो वैसे भी बड़ी ज़रूरी होती हैं लोगों के लिए, उनकी रिटायरमेंट्स के लिए, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा सा, तो इस वजह से है। और तीसरा ये भी है कि मतलब अभी तक रियल एस्टेट के ऊपर डायरेक्टली कोई सेल्स टैक्स नहीं था, सो ये बजट प्राइमरली सेल्स टैक्स सेंट्रिक था। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है कि दिस इज नॉट इट, अभी मार्च में जाके मजीद कड़मास मचेगा। मेरा ख्याल है जो यूटिलिटी की प्राइसेस हैं, जिस तरह ये बिजली है या फ्यूल है, या इनकी कीमतों में तो शायद उतार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन बजट शायद, क्योंकि आईएमएफ की ट्रेंच के साथ लिंक था, तो शायद अब अगले बजट तक शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ेगी दोबारा। अच्छा, तो ये जो इंसानी तारीख का सबसे ज्यादा इंसान फ्रेंडली बजट आ गया था पिछली दफा, तो इसने तो 6 महीने भी नहीं निकाले, उसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह ये है कि सरकार खर्चे कंट्रोल नहीं कर रही है। एक्चुअली मतलब सीधी सी बात है, यहाँ ना फ्रैंकली बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है अपोजिशन के पार्ट में। ये सवाल किया जाना चाहिए कि जो बजटेड खर्चे थे, स्पेशली जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, और वो भी जो सैलरीज, पर्क्स, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की फॉर्म में होता है, वो बजटेड कितना था 6 महीने का और खर्च कितना हुआ। मेरा अपना ख्याल है कि इन नंबर्स को देख के मुझे शक ये है कि हुकूमत जो बजटेड एलोकेशंस थी उसकी 6 महीने से ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर चुकी है। अब वो किस किस मद में हुई है, ये तो ऑफकोर्स अगर अपोजिशन सवाल करती, नंबर मांगती है, हुकूमत नंबर देती, उसके बाद ये बात की जा सकती थी, वरना फिर हमें जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब वफाकी बजट के मौके पे वो इकनॉमिक सर्वे और बजट के अंदर पिछले साल के एक्चुअल अखराजात की तफसील आती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के जो खर्चे हैं वो इस वक्त बेरारा हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, नीचे आएगा? अच्छा, आई थिंक इसमें ना इंटरेस्ट रेट में सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करेगा, और वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि बाहर की हुकूमतें जो हैं वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करती हैं। सो अगर फॉर इंस्टेंस यूएस में फेडरल रिजर्व हो गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया, आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, आपका ये सेंट्रल बैंक जापान का है, बैंक ऑफ जापान हो गया, चाइनीज सेंट्रल, अगर तो इन्होंने बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करना शुरू कर दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए, लिक्विडिटी ड्राई करना शुरू कर दी, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है स्टेट बैंक के पास सिवाय इसके कि ये इंटरेस्ट रेट को चढ़ाना शुरू कर दे। अगर खुदा न खास्ता ओमिक्रॉन के हालात ख़राब होते हैं, वहाँ दोबारा फिस्कल स्टिमुलस आते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, लोन डिसबर्समेंट होती है बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को, चेक शेक जाते हैं, तो फिर इम्कान ये है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। सो ये वो फैक्टर है जो फ्रैंकली पाकिस्तान के हाथ में है ही नहीं, ना स्टेट बैंक के हाथ में है, ना हुकूमत के हाथ में है। ये इसका फ़ैसला जो है वो हालात करेंगे या बाहर के सेंट्रल बैंक करेंगे। हमें क्या सूट करता है? मेरा ख्याल है कि मतलब इस वक्त अगर आप एज लॉन्ग एज आप दुनिया के साथ सिंक में चल रहे हैं और ये चीज़ें फोर्स हो रही हैं और आपको वैसी हरकतें नहीं करते जिस तरह तुर्की ने की हैं, तो ईदर वे इल वर्क। ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये लैंडिंग रिलेटेड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इस पे असर पड़ता है, बट वो उस जो बेसिकली फॉरेक्स इनफ्लो होता है उससे कॉम्पनसेट हो जाता है फ्रैंकली। मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, इसके ऊपर बहुत सी जो थेरीज होती है ना, जो एक्चुअल इस्टेब्लिश्ड इकॉनमीज़ की होती हैं, वो शायद उस तरह लगती नहीं है। मतलब यहाँ पर फॉर इंस्टेंस जब से रज़ा बाकिर साहब आए हैं, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे जाना ना उसका अनएम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक़ है, ना उसका ग्रोथ से ताल्लुक़ है, ना उसका इन्फ्लेशन से ताल्लुक़ है,
बोलते हैं बाद में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट वगैरह में, उसका सिर्फ एक चीज़ से ताल्लुक होता है और वो ये होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग या एंटिसिपेटेड करंट अकाउंट सिचुएशन क्या है। अगर डॉलर बाहर निकल रहा हो तो इंटरेस्ट रेट चढ़ा के इंसेंटिवाइज करते हैं कि लोग यहाँ डॉलर लें, और अदरवाइज अगर ये प्रेशर ज़रा थोड़ा सा हल्का हो जाए, को मतलब बाहर इंटरेस्ट रेट कम हो या कोई एड ये बेसिकली ये कर्जे शर्जे मिल रहे हों, तो उस वक्त फिर इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, ये जो रोशन पाकिस्तान में हम डॉलर के ऊपर 7% दे रहे हैं, ये हम ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अच्छा, ये ना प्लस माइनस इसके दोनों हैं, मतलब इसके एक पॉजिटिव साइड भी है, इसकी एक नेगेटिव साइड भी है, जो 6-6.25% के इंटरेस्ट रेट जा रहे हैं इस वक्त। पॉजिटिव साइड इसकी ऑफ कोर्स ये है कि आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, आप बेसिकली एक डॉलर अकाउंट मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज अगर लोगों का ट्रस्ट आप पे डेवलप हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। मतलब अगर 10-15-20 साल के बाद इसकी फ्रूटेशन एक्चुअली आना शुरू होगी, उस वक्त आप एक्चुअली शायद इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक तरह से आपको बफर भी मिल जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे भेजे हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं, सारे के सारे तकरीबन सारे के सारे क्या, तो हैं ही सारे के सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो उनको यहाँ पर एक सर्टन एक्सपेंस वगैरह भी होते हैं जो उनके होते हैं, मतलब कभी उन्होंने प्लॉट ख़रीदना होता है, कभी उन्होंने घर बनाना होता है, कभी उन्होंने किसी रिश्तेदार की मदद करनी होती है, घर पैसे भेजने होते हैं खर्चे के। तो एक लिहाज से तो मतलब पहली चीज़ जो आपको हर बेसिकली डॉलर जो FDI FPI की फॉर्म में आता है, उसमें जो ये डर होता है कि ये निकल जाएगा यहाँ से, वो ख़तरा थोड़ा कम है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बोरो करते हैं जिस तरह बॉन्ड शॉन्ड की शक्ल में, उससे एक और डिग्री इसकी सेफ्टी की ये भी आ जाती है कि आपके जो हैं अगर फॉर इंस्टेंस कभी हुकूमत की पे करने की सलाहियत नहीं भी होती, तो वो जो डिफ़ॉल्ट का प्रोसेस है वो शायद थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में भी डॉलर अकाउंट होते थे, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रातों रात कन्वर्जन कर ली थी। उसके इम्पैक्ट तो आए थे, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त तो आपके पास एक एडिशनल बफर था। जब एटम बम चलाया था, धमाके किए थे, तो उस वक्त एक आपके पास बफर था जिसको यूटिलाइज कर लिया था। इसमें भी किसी हद तक ये सहूलत हुकूमत के पास होगी, दो मेरा ख्याल है कि उस तजर्बे के बाद अब ये बेवकूफ़ी करेगी नहीं पाकिस्तान, लेकिन ये सहूलत आपके पास फ़िलहाल एटलीस्ट एक बफर है, यूँ समझ लें कि साइकोलॉजिकल आपके पास एक है। इसकी डाउन साइड ये है कि वो इंटरेस्ट रेट इतना ल्यूक्रेटिव है कि अगर फॉर इंस्टेंस को पाकिस्तानी हैं जो UAE में हैं या UK में हैं, वो बैंक से बोरोइंग करते हैं 2-2.5-2% के ऊपर, यहाँ 6-6.25% पर इन्वेस्ट करते हैं। एक तो बड़ा सीधा सीधा आर्बिट्राज है, वो प्रॉफिट बना रहे हैं। फ्रैंकली इस प्रॉफिट बनाने के ऊपर सच्ची बात है, क्योंकि आपने रेट ये रखा हुआ है, तो हुकूमत पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होगा। जहाँ मसला आएगा वो ये आएगा कि अगर हम कभी कोई 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस किस्म की सिचुएशन में चले जाते हैं, जहाँ ग्लोबली लिक्विडिटी का क्रंच आ जाता है, क्रेडिट का क्रंच आ जाता है, और बैंक्स बेसिकली अपने लोन वापस मांगना शुरू कर देते हैं, जो बेसिकली क्रेडिट लाइंस हैं उनको कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, तो उस सूरत में यहाँ से डॉलर बड़ी तेज़ी से बाहर निकल के जा सकता है, या वो पाकिस्तानी वहाँ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मतलब क्योंकि ये इफ़ेक्टिवली सॉवरेन गारंटी की है, तो उनके डिफ़ॉल्ट के ऊपर अगर एसेट्स की जगह इंस्टीट्यूशंस इनको एज सिक्योरिटी इन कैश कराने की कोशिश करते हैं, तो तब भी फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है। अच्छा, हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उनका तो ये ख्याल है कि जी बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन काम भी बहुत है और लोग कमा रहे हैं। तो ये इस बात में कोई थोड़ी बहुत सच्चाई है? मतलब कम से कम टेक्सटाइल सेक्टर में तो ये है कि चाइना, वियतनाम और कई जगहों के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो बाकी सेक्टर्स में भी ऐसा ही है या इस वक्त लोग शदीद क्रंच का शिकार हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक्चुअली पिछले 8-10 महीने में मतलब शोर वगैरह अपनी जगह पे, लेकिन इकनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। जब आप लोगों से मतलब बात करते हैं तो वो एक क्लीशे होता है पाकिस्तानी, आपको पता है कि इनकी फेसबुक पे भी जाए तो दुख दर्द की पोस्टें लगी होती हैं कि मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ और पता नहीं किसी गरीब को नसीब हो रहा होगा या नहीं, और अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और तो ये चीज़ें मतलब वो जेनेरिक हमारी साइकी दुख दर्द वाली है, लेकिन जब आप किसी को प्रोब करना शुरू करते हैं तो नॉर्मली लोगों के हालात पिछले 8-10 महीने में मतलब इकोनॉमिकली बेहतर हैं, कंजम्पशन भी है, बाइंग भी है,
और बाइंग फिर दोबारा वो जिस तरह आपने कहा कि टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल सेक्टर एक्चुअली मतलब एक इतना क्रिटिकल सेक्टर है कि ये पूरी की पूरी एक पूरी चेन को कवर कर रहा है, अगर आप इसको इस तरह देखें तो कि मतलब इसमें लेबर भी आ जाएगी, इसके अंदर आपकी पेरिफेरल इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी। फिर जाहिर सी बात है जब लोगों की जेब में पैसा जाता है उन्होंने खर्चना भी है। पीछे जाएँ तो कपास आ जाती है, और फिर दूसरी एग्री कमोडिटीज़ वगैरह हैं, उसमें भी एक्टिविटी अच्छी है इस वक्त। जो एक मसला है, दो मसले हैं इस वक्त इकॉनमी में। एक तो मसला है एनर्जी शॉर्टेज का, और ये मसला किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को इसका हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में भी एक्चुअली अगर आप रूट की इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें तो वो बहुत अच्छी थी, और मतलब एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल में, एक्सपोर्ट्स में हर तरफ बड़े अच्छे हालात चल रहे थे, लेकिन एनर्जी शॉर्टेज होती थी। PMLN के दौर में एक्सपोर्ट, जो बाकी प्रोडक्टिविटी वगैरह थी इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल के और रियल एस्टेट को निकाल के, वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मगर एनर्जी के हालात बड़े अच्छे थे कि मतलब लोग कहते थे बिजली मिल रही है, गैस मिल रही है, स्पेशली आखिरी 2-3 साल। तो अब फिर दोबारा इशू वही है कि एक्सपोर्ट आपकी ऊपर जा रही है, प्रोडक्टिविटी के जो इंडिकेटर हैं वो बेहतर हैं। अब तो बल्कि इनफैक्ट वेज रेट इम्पैक्ट भी आने शुरू हो गए हैं उसके, जो लैग करते हैं नॉर्मली 2-2.5 साल, तो वो अब आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं। लेकिन एनर्जी की शॉर्टेज आ गई है। सो ये मसला किसी न किसी तरह हल करना पड़ेगा कि हमने ग्रोथ और एनर्जी के बीच का जो ऑप्टिमल बैलेंस है उसको हमने किस तरह अचीव करना है। वो एक चैलेंज है जो एटलीस्ट पिछली 4 हुकूमतें, मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी थी, उसके भी आखिरी दौर में एनर्जी क्राइसिस भी आ गया था, आपको याद होगा। तो वो सब चीज़ें जो हैं इसका को हल निकालने की ज़रूरत होगी। और एनर्जी एक्चुअली ड्रैग भी है, मतलब टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है, शायद इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर गैस और बिजली की सप्लाई जो है इसकी सूरत हाल बेहतर हो। सिमिलरली गैस की वजह से ही मतलब पार्टली यूरिया शॉर्टेज का एक वजह ये भी है कि आप अपने फर्टिलाइज़र प्लांट्स को गैस नहीं दे सक रहे हैं ताकि वो फुल कैपेसिटी पे चल सकें। तो फर्टिलाइज़र यूरिया की शॉर्टेज के इस वक्त भी इशू भी आ रहा है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी एग्रीकल्चरल यील्ड्स पे पड़ेगा किसी न किसी स्टेज के ऊपर। तो ये जो बैलेंस है ना, ये किसी न किसी स्टेज के ऊपर आपको इसकी तरफ गौर करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी ज़िमनी इसी बात से सवाल निकला है, और वो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आप इसका कोई बहुत कॉन्क्रीट जवाब ना दे सकें, लेकिन आपके ख्याल में ये ठीक है, इस वक्त तो सर्दियाँ हैं, कम से कम बिजली सरप्लस में होगी, लेकिन ये जो इतनी ज़्यादा हेजिटेंसी है लेस्को की नेट मीटरिंग के लिए, तो ये क्या प्रॉब्लम है? और इनको नज़र नहीं आ रहा कि आगे गर्मियों में जाके फिर एनर्जी शॉर्ट ही होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा तो नहीं हो सकती। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि ये कहीं ये वापस तो नहीं लेने लगे ये सारा सिलसिला? नहीं, वो एक तो पहली बात तो वापस नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि ये नेट मीटरिंग वगैरह जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं, जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की, ADB की, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन्स लिए थे, एड ली थी। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं, लायबल है। सो ये वापसी तो इसकी मतलब एज पॉलिसी इसके रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप पाकिस्तान के बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के और ये जो आपके ग्लोबल इन्वायरमेंटल समिट वगैरह की कमिटमेंट्स हैं उसमें और ज़्यादा इसको कंसोलिडेट कर दिया है। मसला जो है ना, जो एक चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही, और वो शायद पाकिस्तान में प्रोफाउंड है बहुत ज़्यादा, लेकिन दुनिया में भी है। जो ट्रेडिशनल मॉडल है ना इलेक्ट्रिसिटी का कि बिजनेस का, वो चेंज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मतलब 4-5 साल के अंदर अंदर शायद, अभी तो हमें लग रहा है ना कि मतलब ये लेस्को और ये इनके बुरहान चल रहे हैं, इनसे मैनेज ठीक नहीं हो रहा, शायद हम इस नतीजे पर पहुँचें कि इस तरह के जो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हैं वो वैसे ही उस दुनिया में काम नहीं करेंगे। जब आपके पास पावर बैंक एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास सोलर एनर्जी के ऑप्शन हैं जो बेसिकली लोग अपने रूफटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपके जो ये माइक्रो ग्रिड और मिड साइज ग्रिड्स के कॉन्सेप्ट आने शुरू हो जाएंगे। कैप्टिव पावर पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुकी है, व्हीलिंग पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। जब ये चीज़ें आनी शुरू होंगी और ये दुनिया में भी यही मसले आएंगे, यहाँ पे भी यही मसले आएंगे, तो जो आपके ट्रेडिशनल है ना मॉडल डिस्को के, ये इफेक्टिवली अब रिडंडेंट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी बननी कैसे है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होनी है, वो किसी तक पहुँचनी कैसे है, उसके अंदर मिडल मैन का रोल क्या है, जो बेसिकली ये डिस्को कंपनीज होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को बड़ी सीरियस पॉलिसी रीथिंकिंग की ज़रूरत है।
और मुझे फ्रैंकली ना एनटीडीसी में एक कैपेसिटी नज़र आती है, ना मुझे नेपरा में एक कैपेसिटी नज़र आती है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में एक कैपेसिटी नज़र आती है कि वो इस तरफ को, ये ना ही मुझे फ्रैंकली मतलब अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे मतलब पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो मुझे एक कैपेसिटी नज़र आती है कि इतनी जो बड़ी हमारी ज़िंदगियों में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ रही है उसका कोई हल निकाल सकें। मतलब यहाँ हालात, बाकी दुनिया में भी हालात इसके मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के हालात, बहुत थोड़े मुल्क हैं जो इसको ठीक तरह मैनेज कर सक रहे हैं या जिनका विजन एक्चुअली कंसोलिडेटेड है। अदरवाइज हालात हर एक इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे हालात इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी मेरे ख्याल है बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। अच्छा, फिर अब मुझे एक आखिरी सवाल और वो ये कि पाकिस्तान हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता है फॉरेक्स कंट्रोल करने की, तो क्या इस तरह से मामला चल सकते हैं? नहीं, ये फॉरेक्स जो कंट्रोल है ना, ये दुनिया में टाइम टेस्टेड है कि अगर तो या तो वो आप डिक्लेयर कर दें कि आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, जिस तरह आप नॉर्थ कोरिया हैं, ठीक है, जिस तरह आप 1980 तक का इंडिया थे, ठीक है, जिस तरह आप किसी ज़माने में शायद सोवियत यूनियन थे। अगर तो आप ये डिक्लेयर कर दें तो फिर तो ठीक है, आप अपनी आइसोलेशन में आप खुद ही चीज़ें बनाते हैं, कोटे के तहत चीज़ें आ सकती हैं, कोटे के तहत ही जा सकती हैं। तो एक ही चीज़, अगर आपने दुनिया के साथ कनेक्ट रह के इकोनॉमी में को लेके चलना है तो ये तो टाइम टेस्टेड चीज़ है। फ्रैंकली 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देख लें आप 92 का ब्लैक फ्राइडे वो जहाँ पे ब्रिटेन ने ये कोशिश की थी देख लें। फॉरेक्स कंट्रोल ना तो सस्टेनेबल होता है और इसके लॉन्ग टर्म रिpercussions बहुत बुरे होते हैं, और ये दोनों साइडों पे होते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ दो मिसालें इसकी एक साइड पे तो एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ PMLN की गवर्नमेंट ने और उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में शौकत अजीज़ की गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली रुपए को एक फिक्स वैल्यू के ऊपर होल्ड करने की कोशिश की थी, और जब वो होल्ड टूटा है तो हमने उसके बहुत बुरे असरात देखे थे कि एकदम रुपया पहले 60 से 85 पे गया था मुशर्रफ साहब के दौर के असरात में, और PMLN के दौर के असरात में ये 103 रुपये से हम कोई 170-80 के ऊपर आए हैं इस वक्त। तो ये फॉरेक्स कंट्रोल की कोई भी कोशिशें, भले आप ये कहें कि आप 9000 से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, 9000 से ज़्यादा एक दिन में डॉलर नहीं कन्वर्ट करा सकते, आप ये नहीं कर सकते। फ्रैंकली आपके मसले जो हैं, एक्सपोर्ट के मसले हैं, आपके फिस्कल मसले हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। झटका लगता है, लगने दें, लेकिन फॉरेक्स मार्केट्स को अगर आप इंटरेस्ट रेट के थ्रू इसको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, लोगों को पाकिस्तान में पैसे डालें, बिल्कुल इंसेंटिवाइज करें। FDI इंकरेज कर सकते हैं, ज़रूर करें। लेकिन ये कहना कि जी आप लोगों के ऊपर इस चीज़ की पाबंदी लगवा दें कि जी आपने 75,000 रुपये से ऊपर की अगर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करनी है तो आप नादरा से वेरीफाई करवाएं, आप एक दिन में $9,000 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, आप बाहर $8,000 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो हैं ये लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को नुकसान भी देती हैं, और ये बैरियर एक दिन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, मतलब इट जस्ट गेट्स बस्टेड, और व्हेन इट गेट्स बस्टेड तो उसके असरात बहुत बुरे होते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। मैंने कोशिश ये की कि जो रेगुलर पिटना चल रहा है कि लैपटॉप महंगे हो गए, मोबाइल महंगे हो गए, दूध महंगा हो गया, वो मैं ना करूं। उसकी वजह ये है कि वो टीवी पे चल रहा है, बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, उस पर जितनी भी राय होगी मुख्तलिफ, वो सब आप अब तक सुन चुके होंगे। ऑन टॉप ऑफ माई हेड ये वो सवाल थे जो कि टीवी पे नहीं पूछे जा रहे थे, अभी भी मैं बहुत सारे मिस कर गया हूँगा। आपके जहन में जो भी सवाल आता है कमेंट्स में लिखते हैं, और वो हम इसके पार्ट 2 में, मिनी बजट पार्ट 2 में अली मलिक से पूछ लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हैप्पी न्यू ईयर।